चलिए भारत की बात बताता हूं मैं। पहली खबर, ईरान अमेरिका जंग के 22वें दिन युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और आपको अपडेट करने जा रहे हैं। शुरू करिए, क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट से दूर डोनाल्ड ट्रंप के समुद्री किले पर कर दिया है अटैक और घबरा गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो जंग के बीच ईरान में ईद पर नमाज की तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका इजराइल हमलों के बीच ये ईरान में ईद मनाया गया। देखिए जरा तस्वीर। अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मा उधर अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने अपने अंदाज में लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। ये तस्वीरें आपके सामने। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। It is such an honor to be here with all of you on this blessed day. I want to say thank you to the Brooklyn Islamic Center. तो वहीं मिडिल ईस्ट के देशों में टेंशन के बीच ईद मनाई गई है। इस दौरान कहीं पर बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़े गिरे तो कहीं खौफ के साए में नमाज अदा की गई, जैसे ये तस्वीरें देख रहे हैं। इस बीच ईरान का इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला लगातार जारी है। ये तस्वीरें उसको तस्दीक करती हुई, ये देखिए। लगातार क्लस्टर बम का उपयोग कर रहा है और दहला रहा है। बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए जरा। वहीं अमेरिका ने भी ईरान पर हमलों की तस्वीरें जारी की हैं। वो भी तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, नजर डालिए। और साथ ही साथ इजराइल ने भी ईरान के शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। पूरा इलाका थर्रा उठा है और सिर्फ धुआं धुआं ही नजर आ रहा है। देखिए भीषण बैलिस्टिक मिसाइलें गिर रही हैं ईरान के शहर पर इजरायली अटैक। तो देखिए इस बीच डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो जंग जीत रहे हैं। ट्रंप ने जंग के 4 से 6 हफ्ते में खत्म होने की भी उम्मीद जताई है। They have no anti-anything. We can fly. You know, the anti-aviation stuff is amazing, but this isn't working too well. Everybody got shut up. तो ट्रंप दावा कर रहे हैं हम जीत रहे हैं जंग 4 से 6 हफ्ते। अगर 4 हफ्ते मान ले तो लगभग 1 महीने और 6 हफ्ते मतलब लगभग 1.5 महीने। मतलब इतना अभी अंदाजा लगा लीजिए चलेगा। सुप्रीम कमांडर अब हर दिन सुर्खियों में है। ईरानी मीडिया में मुस्तफा खामनेई के संदेश को दर्शाया गया है, नजर डालिए। वहदत अजीबी के बेन शुमा हमवतनान बा हमे तफावत खास्तगाह‌های मजहबी فکری، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده در دشمن شکستگی به وجود آمده است. در حال और इसी बीच ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की एक खतरनाक खेप दाग दी है। ये देखिए या
और इस बीच ईरान ने अमेरिका को चौंकाया भी है। जी हां, चौंका दिया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से बाहर पहली बार अटैक करके जंग को नई दिशा दे दी है ईरान ने। अमेरिका ब्रिटेन के ठिकाने पर हमला किया, सुपर पावर को सीधी चुनौती दे दी है ईरान ने। ट्रंप और नेतन्याहू जंग खत्म करने के संकेत दे रहे थे, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। पहली बार मिडिल ईस्ट से बाहर ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला कर ट्रंप को चौंका दिया। मतलब जंग के 22वें दिन युद्ध का एक और नया मोर्चा खुल गया है। अब इस जंग की आग मिडिल ईस्ट के बाहर तक पहुंच गई है। यानी इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग अभी खत्म होती दिख नहीं रही है। इसके बाद अमेरिका अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। तो हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित डिएगो गार्सिया एक बार फिर से वैश्विक तनाव के केंद्र में है। लेकिन कहां पर है ये आपको हम ये देखिए आप पहले ईरान, इधर भारत, हिंद महासागर, कहां है अमेरिका ब्रिटेन का ये बेस, ये देखते जाइए। ये मैप के जरिए आपको हम समझा रहे हैं। 3800 किलोमीटर की दूरी है। ये डिएगो गार्सिया अमेरिकी सैन्य बेस है और वहां पर ईरान ने चौंकाया है मिसाइल से अटैक करके। हालांकि ये देखिए हमला जो है वो सटीक निशाना तो नहीं पार कर पाया, लेकिन इसने एक संदेश जरूर दे दिया कि हमारी दूरी जो है, मारक क्षमता है 2000 नहीं लगभग 4000 किलोमीटर है। ये बहुत बड़ी बात है और अमेरिका इससे कहीं ना कहीं टेंशन में जरूर होगा। डोनाल्ड ट्रंप की चिंताएं बड़ी होंगी, नेतन्याहू की भी चिंता जरूर बड़ी होगी। और ये अब थोड़ा आपको हम दिखा देते हैं कि बेस पर जो अटैक हुआ उससे जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है। तो अमेरिकी बेस पर यह हमला किया गया। ईरान ने अमेरिका के एक और बेस पर यह अटैक किया है। मतलब ईरान झुकने को बिल्कुल राजी नहीं है। और अब जरा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी डिएगो बेस को लेकर। ईरान ने हमला किया और इस हमले ने अमेरिका ब्रिटेन को परेशान कर दिया है, क्योंकि पहली बार ईरान ने उस सैन्य बेस पर अटैक कर दिया जो ईरान की घोषित मिसाइल रेंज की दूरी। अब डिएगो गार्सिया अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा है, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित और गुप्त ठिकानों में से एक माना जाता है, गिना जाता है। लेकिन ईरान ने अमेरिकी ब्रिटेन के इस ठिकाने को टारगेट कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने 2 मिसाइलें दागी थीं और हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के हमले को फेल बताया है। कहा है कि कोई भी मिसाइल बेस को निशाना नहीं बना सकी है। अमेरिका ने दावा किया कि एक मिसाइल तो खराब हो गई और दूसरी को डिफेंस सिस्टम ने हवा में इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन फिर भी ईरान का यह हमला ट्रंप और स्टारमर को निश्चित तौर पर चैलेंज भी कर रहा है और बेचैन भी कर रहा है, क्योंकि डिएगो गार्सिया अमेरिका ब्रिटेन के लिए बेहद अहम सैन्य ठिकाना है। अमेरिका इसे अपने वैश्विक सैन्य नेटवर्क का अहम हिस्सा मानता है। यहां से अमेरिका मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में ऑपरेशन करता है। अमेरिका के लिए यह हिंद महासागर में अडिग एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा है। लंबी दूरी के बॉम्बर्स, पनडुब्बियां और निगरानी सिस्टम यहां पर मौजूद है, तैनात हैं। इस बेस पर बड़े टैंकर्स और निगरानी वाले विमान भी तैनात होते हैं। वैसे ये बेस ईरान के समुद्र तट से करीब 3810 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ईरान की राजधानी तेहरान से दूरी 5000 किलोमीटर से इसकी ज्यादा है, जो ईरान की घोषित मिसाइल रेंज से काफी ज्यादा दूरी पर है। वैसे माना जाता है कि ईरान के पास 2 से 3000 किलोमीटर रेंज की ही मिसाइलें हैं। तो क्या ईरान ने इससे भी ज्यादा दूरी की मिसाइल तैयार कर ली है, बना ली है? सवाल ये है। अब इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं, सुनिए जरा। ईरान के पास जहाँ तक जानकारी है कि तकरीबन 2000 किलोमीटर की मिसाइल थी, इतनी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है। पर अगर इसने अपने तरकश से कोई ऐसा तीर निकाला है तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। इसराइल की चिंताएं बढ़ जाएंगी और ये मेरे हिसाब से 2 मिसाइल से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन ये एक मैसेज है अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए, कि हम अभी भी हैं और हमारे पास इतनी आधुनिक मिसाइलें हैं। तो नंताज न्यूक्लियर सेंटर, ये ईरान का नंताज न्यूक्लियर सेंटर है जहां अमेरिका ने अटैक किया। ये देखिए, यहां गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी जून महीने में भी अमेरिका ने यहां नंताज पर बम बरसाए थे। जनरेटेड वीडियो है, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ये दर्शा रहा है। तो किस तरह से ईरानी परमाणु सेंटर पर अटैक किया गया, ये जान लीजिए।
जंग के 22वें दिन ईरान के नंताज न्यूक्लियर सेंटर पर यह अटैक किया गया। अमेरिका इजराइल ने नंताज में हवाई जैसे एयर स्ट्राइक कहते हैं वो कर दिया। यह ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर मौजूद है और यहां यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है। इसका बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे बना हुआ है। किसी हमले से इसे बचाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। हमले में न्यूक्लियर सेंटर को कितना नुकसान पहुंचा अभी यह साफ नहीं है। अब तक रेडियो एक्टिव रिसाव की कोई जानकारी वहां से नहीं है, मतलब इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मार्च को भी इजराइल अमेरिका ने इस प्लांट पर अटैक किया था। पिछले साल जून में भी इस न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया था। तेहरान से इस परमाणु संयंत्र की दूरी करीब 220 किलोमीटर के आसपास है। नंताज में यह हमला तब हुआ जब ईरान ने अमेरिकी बेस पर टारगेट किया। ईरान ने पहली बार मिडिल ईस्ट से बाहर मिसाइल दागी। इसके बाद ईरान के परमाणु सेंटर को निशाना बनाया गया है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। अब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, जरा दोनों को सुनवा देते हैं। हम उन्हें न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देंगे, क्योंकि अगर उनके पास होते तो वे उनका इस्तेमाल करते और हम ऐसा नहीं होने देंगे। 20 दिनों के बाद मैं आपको ये अच्छे से बता सकता हूँ, ईरान के पास अब यूरेनियम संवर्धन करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है। चलिए जरा कुछ अपडेट करते हैं और कुछ तस्वीरें भी आप सभी को दिखाएंगे। जंग तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, भीषण होती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों ही जंग में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन हाल ये है कि क्या है इनके जीत के दावे, ये बड़ा प्रश्न है। अब समझिए जरा, इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। बुशर शहर में इजराइल ने जोरदार हमला बोल दिया, जिसकी तस्वीरें अभी आप देखें। जंग की इस घड़ी में कब कौन सी मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन कहां गिर जाए नहीं कहा जा सकता। वहीं ईरान के हमलों को लेकर इजराइल के तेल अवीव में सायरन बजने लगे हैं, जिसकी शोर अभी आप सुन रहे हैं। ईरान के हमलों की सीसीटीवी तस्वीर आई है, जिसमें हर तरफ तबाही का ही मंजर देखने को मिल रहा है। तो हमले ऐसे हो रहे हैं, मिसाइल ऐसे गिर रहे हैं, धमक ऐसे सुनाई दे रही है जैसे कोई आकाशीय बिजली गिरती हो। इजराइल पर ईरान ही नहीं कई जगहों से हमले हो रहे हैं। इराक से विद्रोही संगठनों ने अटैक किया है, ये देखिए। उधर इराक की राजधानी बागदाद में यूएस इंटेलिजेंस के दफ्तर पर ईरान ने हमला कर दिया मिसाइल के जरिए। लेकिन जंग में दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। कौन मजबूत है, जीत कौन रहा है, जरा आइए समझा देते हैं, दिखा देते हैं कि युद्ध में क्या क्या दावे हैं। नेतन्याहू, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने टारगेट पूरा करने का दावा किया है। ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक ठिकानों पर हमला किया। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान अब परमाणु बनाने की स्थिति में नहीं है। इजराइल के सभी टारगेट करीब करीब पूरे हो चुके हैं। ईरान के लोगों से आगे आने की अपील नेतन्याहू ने की है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू की तरह ही बयान जारी किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ सीज फायर नहीं चाहते। अमेरिका युद्ध में बढ़त हासिल कर चुका है, इसी वजह से अभी युद्ध रोकने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप ने पहली बार बताया है युद्ध 4 से 6 हफ्ते चल सकता है। अमेरिका अपने लक्ष्यों के काफी करीब पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट में सैन्य कार्रवाई को धीरे धीरे कम करने पर विचार चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमता को काफी नुकसान पहुंचाया है, साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को भी कमजोर कर दिया है। मुस्तफा खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, वो क्या कह रहे हैं? खामनेई ने जंग में ईरान की जीत का दावा किया है। अमेरिका इजराइल के साथ जंग में दुश्मन की हार हुई है। खामनेई आगे कहते हैं युद्ध से दुश्मन देशों को उम्मीद थी कि हमलों के बाद ईरानी जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन इजराइल अमेरिका की चाल गलत साबित हुई, फेल हुई। ईरान की जनता ईरान की सरकार के साथ खड़ी है। अलग अलग विचारधाराओं और मतभेदों के बावजूद एकजुटता देखने को मिली है। इसी एकता की वजह से दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। साथ ही दुश्मन देशों के खेमे में भी दरार पड़ गई है, यह खामनेई कह रहे हैं। लेकिन अब सुनवाइए
कैसे ट्रंप जीत का दावा कर रहे हैं और ईरान उनके दावे का कैसे मजाक उड़ा रहा है, सुनते हैं। मैं सीज फायर नहीं करना चाहता क्योंकि हम ईरान में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने उनके 50 जहाज डुबो दी, उनकी नेवी खत्म कर दी। सैन्य स्तर पर देखें तो हमने उन्हें खत्म कर दिया है। इस जंग में एक तरह से हम जीत चुके हैं। राष्ट्रपति को मेरा ये संदेश है कि युद्ध का नतीजा ट्वीट से तय नहीं होता है, बल्कि जंग का फैसला मैदान में तय होता है। वही जगह जहां आप और आपकी सेनाएं जाने की हिम्मत नहीं करते और जिसके बाद में आप सिर्फ अपने ट्वीट से बात कर सकते हैं। इस युद्ध को एपिक फ्यूरी के बजाय एपिक फियर कहना बेहतर होगा। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को अपना दोस्त बताया है। जरा देखिए। तो सवाल इसके साथ यही उठता है कि क्या व्लादिमीर पुतिन अब ईरान के साथ खुलकर आ रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को सच्चा दोस्त बताया। पुतिन ने कहा कि मुश्किल समय में रूस ईरान के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका इजराइल के हमलों से मिडिल ईस्ट में हालात खराब हुए, इससे दुनिया में तेल का संकट बढ़ सकता है। रूस ने अली खामनेई की हत्या को भी गलत ठहराया है। व्लादिमीर पुतिन ने फारसी नववर्ष नवरोज पर ईरानी नेताओं को बधाई दी। पुतिन इसके साथ कहते हैं कि मॉस्को तेहरान का भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा। एक रिपोर्ट में दावा, रूस ने अमेरिका को ईरान से जुड़ा एक प्रस्ताव दिया था। अगर अमेरिका यूक्रेन को खुफिया मदद देना बंद कर दे तो रूस ईरान के साथ अपने खुफिया सहयोग को कम कर सकता है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों से जुड़ी जानकारी ईरान को देना बंद कर देगा। दावा है कि पुतिन के दूत ने अमेरिकी प्रतिनिधियों को यह प्रस्ताव दिया। हालांकि अमेरिका ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी ठुकरा दिया। बाद में व्लादिमीर पुतिन के दूत ने इस रिपोर्ट को फर्जी करार दिया था। दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं और अमेरिका ने इसी बीच ईरान के फाइटर को तबाह कर दिया है। आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और डिटेल्स पहुंचाने जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने यह वीडियो साझा किया है। कह लीजिए एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त को भी दर्शाने का एक तरीका हो गया। सैटेलाइट इमेज। तो जंग के बीच अमेरिकी फाइटर्स ने हवा में ईंधन भी भरा है, वो भी तस्वीर। लेकिन साथ ही साथ ईरान ने इधर अमेरिका के F-16 पर हमले का दावा किया है। AI वीडियो में दिखाते हैं किस तरह यह हमला हुआ होगा जो दावा किया गया है। तो जंग में अमेरिका को काफी नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल, अमेरिकी सैनिक की मौत के बाद जब पार्थिव शरीर अमेरिका पहुंचा तो परिवार में शोक का माहौल था, जैसा कि हर जगह होता है। ये देखिए जरा गमगीन तस्वीरें। तो जंग में कभी भी एक पक्ष को नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ उसी की जीत हो रही है। नुकसान दोनों ही पक्षों को होता है, थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम। और जिसका परिवार जिसे खोता है उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ईरान के खिलाफ युद्ध बहुत महंगा होता जा रहा है क्योंकि अमेरिका के लिए यह जंग अब केवल हथियारों मिसाइलों की नहीं रह गई, बल्कि ये डॉलर की एक ऐसी भट्टी बन चुकी है जिसमें अमेरिकी खजाना भी सुहा होता जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आंकड़ों से समझिए। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS और BBC के मुताबिक अमेरिका को जंग महंगी पड़ रही है। CSIS के मुताबिक युद्ध के पहले 6 दिनों में ही 12 अरब डॉलर यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार इस्तेमाल हुए हैं। आंकड़ों की माने तो रोज 18,000 करोड़ से ज्यादा फूंक रहा है। मतलब हर घंटे 750 करोड़ सिर्फ गोला बारूद पर बर्बाद हो रहे हैं। टॉमहॉक मिसाइल है, एक अकेली टॉमहॉक मिसाइल करीब 30 करोड़ रुपए की है। अमेरिका अब तक ऐसी 300 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। तो टॉमहॉक मिसाइल का खर्च 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठा। 12 रिपर स्ट्राइक ड्रोन्स, अमेरिका ने अब तक 12 घातक रिपर ड्रोन्स खो दिए हैं। एक MQ-9 रिपर ड्रोन की कीमत करीब 500 करोड़ रुपए है, यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान इसमें हुआ है ड्रोन्स में। F-35 फाइटर जेट्स, ईरान ने अमेरिकी F-35 जेट गिराने का दावा किया।
यह अमेरिका का आधुनिक और अजेय विमान माना जाता रहा है। इसकी कीमत करीब 900 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जाती है। इसके अलावा कतर में 3 F-15 और इराक में एक KC-135 जेट गिरा। डिफेंस सिस्टम, ये ईरान का दावा है कि अमेरिका के थाड के 4 रडार्स भी उसने तबाह किए हैं, बर्बाद कर दिए हैं, जो अमेरिका ने जॉर्डन, यूएई और सऊदी अरब में तैनात किए थे। थाड दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाता है। एक थाड सिस्टम की कीमत करीब 22,000 करोड़ रुपए आंकी जाती है, जबकि थाड का रडार सिस्टम 2700 करोड़ रुपए का होता है। यानी थाड के 10,800 करोड़ के 4 रडार सिस्टम तबाह हुए। इसके अलावा कतर में अमेरिका का UEWR रडार भी बर्बाद हुआ है और इस अर्ली वार्निंग रडार की कीमत करीब 9,000 करोड़ रुपए है। यानी कि आप आकलन कर लीजिए, लाखों करोड़ रुपए। अमेरिका भले इस युद्ध में अरबों रुपए झोंक रहा है, लेकिन उसका मकसद था ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम तबाह कर देना। तो क्या वो ऐसा कर पाया है? ईरान के विदेश मंत्री इसे खारिज कर रहे हैं। उन्होंने हमारी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया, लेकिन वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं कर सके। उन्होंने हमारे मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन उन्हें भी खत्म नहीं कर पाए। ईरान अपने मिसाइलों के जरिए उन पर लगातार हमले करता रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर नाटो भी है। ट्रंप नाटो के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं कि नाटो ने उनका साथ नहीं निभाया है। कायर तक कह दिए, कागजी शेर तक बता दिए। इराक में खराब हालात के बाद नाटो की सेना को सुरक्षित बाहर निकाला गया और इराक से अब वो पोलैंड शिफ्ट हो चुके हैं, जिसकी तस्वीरें आप दिख रहे हैं। और इस भीषण जंग के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनों के खिलाफ ही क्यों फायर हो गए हैं, बता देते हैं। दरअसल नाटो देशों पर फिर से भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सरेआम नाटो देशों को कागजी शेर बताया है। अमेरिका के बिना नाटो सिर्फ एक कागजी शेर है। वो ईरान को परमाणु शक्ति वाला देश बनने से रोकने में शामिल नहीं होना चाहते। अब जबकि ये लड़ाई सैन्य रूप से जीती जा चुकी है और उनके लिए इसमें बहुत कम खतरा है, तो वो तेल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर शिकायत कर रहे हैं। लेकिन वो हॉर्मुज़ को खोलने में मदद नहीं करना चाहते, जबकि एक साधारण सैन्य कार्रवाई है। तेल की ऊंची कीमतों की मुख्य वजह भी यही है। ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया से भी समर्थन मांगा है। कई देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन से इनकार कर दिया है। इसके बाद ट्रंप नाटो देशों पर भड़के हुए हैं। इंग्लैंड, फ्रांस सहित कई देशों ने जंग में उतरने से इनकार किया था। तभी ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो मदद मांगने के बावजूद ट्रंप को नाटो से समर्थन नहीं मिला, तो अब ट्रंप उन्हें कायर बता रहे हैं। सुनिए सवाल। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना एक साधारण सैन्य ऑपरेशन है, लेकिन इसके लिए बड़े स्तर पर जहाज और सहयोग चाहिए। नाटो मदद कर सकता है, लेकिन अब तक हिम्मत नहीं दिखी। नाटो के लिए हमने कई अरब डॉलर खर्च किए, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आ रहे। दरअसल वो अमेरिका के बिना कागजी शेर हैं, वो कायर हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस्राइल, अमेरिका, ईरान के बीच जारी जंग के बीच ये खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सीज फायर को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान सीज फायर नहीं करना चाहता, बल्कि वो दुश्मन को पूरी तरह से नेस्तनाबूत यानी खत्म करना चाहता है। बिग स्टेटमेंट। अरागची ने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला हुआ तो तेहरान बिना किसी संयम के करारा जवाब देगा। साथ ही उन्होंने अमेरिका पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अमेरिकी और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। बता दें कि अरागची का यह बयान युद्ध के 22वें दिन आया है। इस युद्ध में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन ईरान हार मारने को तैयार नहीं है। अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ये बड़ा स्टेटमेंट है और एक बड़ी पहल भी, क्योंकि जब वजूद पे संकट आता है तो खुलकर सामना करना पड़ता है, जैसा अभी ईरान कर रहा है। ईरान में मिडिल ईस्ट में तेल गैस प्लांट पर हमला कर मुस्लिम देशों को अपना दुश्मन बना लिया है, लेकिन ईरान ने ईद के मौके पर सभी मुस्लिम देशों से एकजुट रहने को कहा भी है, अपील भी की है। ईरान दोनों काम साथ कर रहा है, एक तरफ अटैक भी कर रहा है, दूसरी तरफ अपील भी कर रहा है शांति की। तो ईरान लगातार हमले करके मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा रहा है, दहला भी रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुआं धुआं। तो ईरान लगातार अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहा है और चौंका रहा है
निश्चित तौर पर टेंशन को और बढ़ा रहा है। ईरान ने खुर्रम मिसाइल के लॉन्च का एक वीडियो जारी कर दिया है, जो कि आपके सामने रख रहे हैं। घातक मिसाइल मानी जाती है, जहां पर भी गिरती है बहुत तबाही मचाती है। खुर्रम मिसाइल, खुर्रम शहर इसका नाम। तो उधर हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन भंडार को दुनिया को दिखाया है। हिजबुल्लाह भी जंग में इजराइल पर लगातार अटैक कर रहा है और यह भी अपनी शक्ति दिखा रहा है। अब जरा ये आपको बता देते हैं कि कैसे मुस्लिम देशों से अपील की है ईरान ने कि साथ आओ, लड़ो मत। मिडिल ईस्ट में तेल गैस प्लांट पर हमले के बाद ईरान का बयान सामने आया। ईरानी राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों को एकजुट रहने की अपील की है और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हमारा पड़ोसी देशों से कोई विवाद नहीं है। इस्लामी दुनिया में बंटवारे का फायदा सिर्फ इजराइल को होगा। शत्रु मुसलमानों के बीच फूट डालना चाहता है। मिडिल ईस्ट में अशांति के लिए इजराइल को जिम्मेदार इन्होंने ठहराया है। पेज़ेश्कियान ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में विदेशी उपस्थिति की जरूरत नहीं है। उनका इशारा मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को लेकर था और उन्होंने मिडिल ईस्ट के इस्लामी असेंबली के गठन का भी प्रस्ताव दिया है। पड़ोसी देशों से मतभेद सुलझाने के लिए एकजुट होने की अपील भी की है। ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान के बयान की टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में ईरान ने मिडिल ईस्ट में गैस और तेल प्लांट को निशाना बनाया था और इससे मुस्लिम देशों में ईरान के खिलाफ नाराजगी है और अब ईरानी राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों के गुस्से को कम करने की कोशिश की है। जंग के बीच ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है। ईरान का तर्क है कि ये हमले अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि कोई भी अमेरिका इसराइल का साथ निभाता है तो हमारा दुश्मन। अब सुनवाते हैं ईरान के राष्ट्रपति ने कैसे अरब के मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश की है, क्या है उनकी अपील। ईरान कभी भी मुस्लिम देशों के बीच में टकराव नहीं चाहता। हम अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों से कोई संघर्ष और जंग भी नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। ये जंग दुश्मन ने हम पर थोपे हैं। अमेरिका और इजराइल इस क्षेत्र में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। और अब देखिए, अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने की छूट दे दी है। सवाल ये है कि इससे फायदा किसको पहुंचेगा। जरा तस्वीर। तो पहले तो मनाही थी, लेकिन अब 30 दिनों की छूट दे दी है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा करना पड़ा अमेरिका को, जरा इसको समझा देते हैं, समझ लीजिए। हॉर्मुज में ईरान के हमलों के बाद अब ट्रंप ने मजबूरी में ही सही एक फैसला लिया है। क्या है वो, देखिए। अमेरिका ने ईरान के तेल पर से प्रतिबंध हटाया है। ईरानी तेल को लेकर यह बैन 30 दिनों के लिए हटाया गया है और इसके बाद भारत सहित कई देश ईरान से तेल खरीद सकते हैं। कैपलर के डेटा के अनुसार करीब 18 करोड़ बैरल ईरानी कच्चा तेल मौजूद है, जो अलग अलग जहाजों में समुद्र में इस वक्त मौजूद है, लोडेड। यह मिडिल ईस्ट से लेकर चीन के आसपास के समुद्री इलाकों तक फैला हुआ है। हालांकि छूट के बावजूद तेल की डिलीवरी तुरंत शुरू नहीं हो पाने का दावा भी है। नियमों का पालन, कागजी प्रक्रिया और बैंकिंग व्यवस्थाएं पूरी करने में समय लगेगा। यह छूट उन सभी जहाजों पर लागू होगी जिनमें 20 मार्च तक तेल लोड हो चुका है, यानी जंग से पहले। इन लोड तेलों को 19 अप्रैल तक उतारना होगा। अमेरिका ने 2019 में ईरान के तेल निर्यात पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचकर पैसा न कमा सके। अमेरिका की छूट के बावजूद ईरान ने तेल नहीं होने का दावा किया। ईरान ने एक्स्ट्रा तेल होने से इनकार किया है। ईरान के तेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी करके कहा है कि हमारे पास समुद्र में फंसा हुआ या बाहर भेजने के लिए कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं है। यह सब अमेरिका का प्रचार है। बाजार को शांत दिखाने के लिए झूठ बोला जा रहा है, यह ईरान ने दावा किया है। अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने के लिए 30 दिनों की जो मोहलत या छूट दी है, उससे क्या लगता है, अमेरिका ईरान के आगे झुक गया या फिर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ट्रंप को यह फैसला लेना पड़ा? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए। जैसे कहा था, जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, उससे दुनिया का इकोनॉमिक सत्यानाश शुरू हो रहा है। प्राइस ऑफ ऑयल $130 के ऊपर चली गई है, 150 तक जाएगी। जिस दिन ये ट्रूप्स ऑन ग्राउंड डालेंगे, आप आज मेरी प्रेडिक्शन ले लीजिए, प्राइस ऑफ ऑयल $200 प्रति बैरल पार कर जाएगी। 50% भारत का तेल, 60% गैस वहां से आती है, 30% आपका यूरिया, उससे ज्यादा यूरिया फर्टिलाइजर वहां से आता है। दुनिया को ये दिखाने के लिए कि अमेरिका इस बात से बहुत ज्यादा कंसर्न है कि तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए उसने ये डिसीजन लिया कि
ईरान के जो फ्लीट शैडो हो या नॉर्मल जो ट्रांजिट में है वो तेल के ऊपर से 30 दिन के लिए प्रतिबंध हटाया जाता है। अब ईरान ने ये कहा है कि हमारा कोई तेल ट्रांजिट में है ही नहीं, यानी ऐसा लगता है कि ये डिसीजन केवल एक मनोवैज्ञानिक दबाव या मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाने के लिए है। असलियत में रियलिटी में इस डिसीजन से कोई खास फर्क तेल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए, जंग और गम में खुशखबरी भी तो आती है, खासकर हमें मतलब है अपने देश भारत से। तो दावा किया जा रहा है कि भारत को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। अब आइए जरा देखते हैं कि क्या हो सकती है वो खुशखबरी। आइए बताते हैं, 2 और भारतीय हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज गुजर सकते हैं जल्द ही। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दोनों एलपीजी टैंकर्स हैं और रिपोर्ट के मुताबिक इनके नाम पाइन गैस और जग है। ये दोनों टैंकर अभी यूएई के शारजा के पास मौजूद हैं, जो जानकारी है। मीडिया रिपोर्ट्स में शिप ट्रैकिंग डेटा का जिक्र किया गया है और जिसके मुताबिक दोनों जहाज यात्रा के लिए सिग्नल दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इंतजार करना होगा ऑफिशियल स्टेटमेंट का। जगवसंत को बीपीसीएल ने किराए पर लिया है और जबकि पाइन गैस का संचालन आईओसी कर रहा है। इसी बीच भारत ने हॉर्मुज के करीब नौसेना की तैनाती बढ़ा दी है ताकि व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके। करीब 10 दिन पहले 2 टास्क फोर्स तैनात किए गए थे। अब भारतीय नौसेना अतिरिक्त युद्धपोत वहां पर तैनात कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लगभग 7 जहाजों की तैनाती वहां हो रही है। साथ ही लॉजिस्टिक्स सपोर्ट वेसल्स भी तैनात किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उम्मीद जाहिर की है कि जंग का समाधान कूटनीति और बातचीत से ही निकलेगा। पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। आप जानते हैं दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं केवल भारत के ही लेने नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था और आज भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकलेगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप सुन रहे थे। लेकिन जंग तो चल रही है, लेकिन इसी बीच त्योहार भी तो मनाना है। आइए जरा आपको बताते हैं, क्योंकि पश्चिम में जंग के तनाव के बीच लोगों ने ईद का त्योहार भी मनाया है। करीब करीब सारे देशों में मस्जिद के भीतर ही नमाज अदा की गई है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। अब इजराइल की राजधानी यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। लेकिन इस बार यहां नमाज अदा करने की इजाजत नहीं थी। लोगों ने मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये तो नमाज की तस्वीर हो गई। अब प्रदर्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद के बाहर फलस्तीनियों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया है, जिसकी तस्वीरें ये रही। इधर जैसे अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, इजरायलियों ने उधर बम फोड़ दिया। वहां तनाव है। अब देखिए अल अक्सा मस्जिद के बाहर उस वक्त हालात और बिगड़ गए जब बैलिस्टिक मिसाइल के वहां पर टुकड़े जाग रहे।
मस्जिद के बाहर बैलिस्टिक मिसाइल। तो ईद के मौके पर यरूशलेम में भी कई जगहों पर मिसाइल से हमला हुआ है। अब ये तस्वीरें आप देखिए। बहुत बड़ा एरिया इसके जद में आया है। ये मिसाइल जैसे गिरा, देखिए धमाका है। ये बस सुनिए। और अब आपको दिखाते हैं मिसाइल हमले के बाद यरूशलेम की जो तस्वीर सामने आई है वो क्या कहानी बयान कर रही है। नजर आइए। और आइए अब देख लेते हैं जल्दी से जंग के बीच पश्चिमी एशिया में ईद कैसे मनाई गई है। ये पश्चिमी एशिया जंग वाली ईद है क्योंकि यहां पर भीषण युद्ध जारी है और इसी बीच लोग त्योहार भी मना रहे हैं। बेहद सादगी के साथ मनाया गया ईद का यह त्योहार। ज्यादातर जो बाजार हैं वीरान नजर आए, यानी सुनसान, दुकानें बंद रही। नमाज के दौरान अली खामनेई को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। संयुक्त अरब अमीरात 4 दिनों की छुट्टी का ऐलान वहां पर किया गया है। बाजारों में लोगों की भीड़ तो है लेकिन सुरक्षा सख्त है, लेकिन हर एक जो चेहरा है वो गमगीन है। मॉल और सार्वजनिक जगहों पर सजावट की गई है। खुली जगहों पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं थी। कतर, यूएई और कुवैत, इन देशों में खुले मैदानों में नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, यानी रोक लगी है। कुवैत की सबसे बड़ी मस्जिद में नमाज अदा नहीं की गई। सऊदी अरब, भव्य समारोह वहां पर कम हुए हैं। सादगी के साथ ईद मनाई गई है। नमाज के लिए सुरक्षा इंतजाम कड़े थे। इजराइल, फलस्तीन, यरूशलेम में अलग सा मस्जिद बंद है। फलस्तीन के जो लोग हैं वो नमाज की इजाजत उन्हें नहीं मिली। लोगों ने मस्जिद से सटी सड़कों पर नमाज पढ़ी। नमाज के दौरान नमाजियों और पुलिस में झड़प भी हो गई। लेकिन एक तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ईरान और इजराइल जंग में पाकिस्तान बुरी तरह से पिस गया है या फंस गया है। ईद के मौके पर भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। इसकी डिटेल आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। लीजिए अब डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान के अंदर तेजी से हालात बदलते जा रहे हैं और शिया नेताओं ने आर्मी चीफ असीम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और उसकी वजह है मुनीर की दादागिरी और पाकिस्तान के शिया मुसलमानों के खिलाफ ओछी हरकत या सोच। दरअसल अरब में जंग चल रही है और पाकिस्तान में इफ्तार पार्टियां। 19 मार्च को ऐसी एक हाई प्रोफाइल इफ्तार पार्टी में पाकिस्तान के शिया मौलानाओं को बहुत बेइज्जत किया गया। यह दावा खुद इफ्तार पार्टी में मौजूद मौलानाओं ने किया है। मौलानाओं ने आर्मी चीफ पर बेइज्जती का आरोप लगाया है और इन शिया नेताओं ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं उसके मुताबिक इफ्तार में असीम मुनीर भी था, जो 1 घंटे तक एक तरफा बातें करता रहा और किसी की नहीं सुनी। मुनीर बार बार शियाओं को ईरान का वफादार बताने में लगा रहा और पाकिस्तान के शिया धर्मगुरु मोहम्मद शिफा नजफी ने कहा कि इफ्तार पार्टी में शिया नेताओं की भारी बेइज्जती की गई। मुझे कहा कि अगर इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ। मौलाना हसनैन गर्देजी ने मुनीर के लहजे पर आपत्ति जताई। कहा कि मुनीर का लहजा और टिप्पणियां तुच्छता से भरी थी। दरअसल शिया मौलाना अपने लोगों की परेशानी बताना चाहते थे। वो इन्हें आर्मी चीफ के सामने उठाते, लेकिन मुनीर ने नहीं सुना। इफ्तार में भाषण के बाद भी शिया मौलाना इंतजार करते रहे, लेकिन मुनीर ने पहले ही बेइज्जत किया और फिर बिना मिले चला गया, जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान में हंगामा खड़ा हो गया। ईरान शिया मुल्क है और पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमान ज्यादा हैं। तो पाकिस्तान के उन शिया धर्मगुरुओं को अब सुनवाते हैं सीधा, जिन्होंने मुनीर की पोल खोलकर मोर्चा खोल दिया है। लेकिन जो अफसोसनाक बात कही उन्होंने वो ये कि अगर आपको यानी इतना ही ईरान से मोहब्बत है तो फिर आप ईरान चले जाएं, दरवाजे खुले हैं, आप ईरान चले जाएं। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी ये सारी जो है ना वो मेरे ख्याल में 1 दर्जन के करीब जनरल हजरात बैठे हुए थे, इतने उलमा किराम बैठे हुए, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। न उनको किसी का खौफ है, न हमको किसी का खौफ है। जो बात उन्होंने कही थी। नंबर 1 तो यह कि उसका लहजा बड़ा सख्त था और यानी गोया गुस्से में था। तो हमने अपनी तौहीन महसूस की कि इस तरह से उसको बात नहीं करनी चाहिए थी शिया उलमा के साथ, और जैसे वो अपने माताहतों से गुफ्तगू कर रहा हो इस तरह से उसकी बात में जो है वो लहजा सख्त था और गुस्सा था। और बात इतनी छोटी छोटी बातें की जो मैं समझता हूं कि इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए इंसान को उस अंदाज से बात करना जेब नहीं देता। मतलब ये भारत के मुसलमान नहीं कह रहे थे, हम आप नहीं कह रहे हैं, ये तो पाकिस्तानी खुद ही कह रहे हैं। पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के शिया मुसलमान असीम को टारगेट पर ले रहे हैं और उनकी पोल गोलाई खोल रहे हैं। अब जरा एलपीजी के हालात सामान्य हो रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। सरकार एक्शन में है और एक के बाद एक कई फैसले ले रही है।
सवाल यही है कि लेकिन सरकार क्या एक्शन ले रही है, क्या कदम उठाया जा रहा है, चलिए जानते हैं। भारत ने अमेरिका से 1.76 लाख टन एलपीजी खरीदी है। अमेरिका से एलपीजी खरीद का दावा है। S&P की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यह कदम पश्चिमी एशिया से आपूर्ति कम होने के कारण उठाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका से एलपीजी खरीद की सीमा तय है। भारतीय कंपनियां 2026 में 2.2 मिलियन टन एलपीजी आयात कर चुकी हैं। अमेरिका से कार्गो को भारत तक पहुंचने में करीब 45 दिनों का वक्त लगता है। वहीं पश्चिमी एशिया से एलपीजी की आपूर्ति 7 से 8 दिन में हो जाती है। इस बीच कमर्शियल एलपीजी को लेकर केंद्र ने नया निर्देश जारी किया है। राज्यों के आवंटन सीमा में अस्थायी रूप से बढ़ोतरी की गई है। अब राज्यों को कमर्शियल एलपीजी का 20% से ज्यादा दिया जाएगा। इधर ईद के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। पीएम मोदी ने शिपिंग लेन खुली और सुरक्षित रहने की बात दोहराई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के प्रमुखों से वार्ता कर चुके हैं फोन पर। तेल गैस को लेकर जमकर रणनीति भी हो रही है अपने देश में। भारत में क्या हो रही है सियासत, कौन क्या कह रहा है, सुनते हैं। हम दुआ करते हैं कि जंग जल्द से जल्द रुकनी चाहिए। जंग कभी भी किसी के लिए अच्छी नहीं होती और ये जंग तो ऐसी हो गई कि इसका तो इफेक्ट 3 देशों पर नहीं है, पूरे विश्व पर पड़ रहा है। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्द से जंग रुके। सही मायनों में वर्चस्व को ट्रंप ने ख़त्म करा दिया है। ईरान अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। उन लोगों ने तय कर लिया है कि वो जिंदा रहेंगे तो अपनी मातृभूमि के लिए मरते हुए शहीद होंगे। ईरान के हमले के चलते हमारे देश की सारी चीज़ महंगी होते जा रहे हैं। सिर्फ तेल ही नहीं, तेल, गैस, सारे ईंधन जो है इसका बुरा असर भारत पे जरूर आने वाले हैं, क्योंकि खाड़ी में और खासकर हरमुज खाड़ी में जो रुकावट पैदा हुए हैं, ये रुकावट अगर मुक्त ना हो तो सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि सारे एशिया की हालत बुरा होते जाएंगे। तकलीफ है, दुख हमें भी है जो ईरान के साथ में जो अमेरिका ने और इजराइल ने व्यवहार किया है। हमने भी उसकी मजम्मत की है, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी और संसद के अंदर भी। हम चाहते हैं कि उस चीज पे रोक लगनी चाहिए, उस हटदर्मी पे अमेरिका की, इजराइल की तुरंत रोक लगे और पूरी दुनिया मिलकर के जो हालात आज दुनिया के अंदर बन रहे हैं, जिससे कि दुनिया पूरी जूझ रही है, आने वाले समय में ऐसी कोई घटना नहीं घटे जिससे कि दोबारा से हालात पैदा करे। युद्ध की समाप्ति पूरे विश्व के हित में है। जितना नुकसान हो गया है, पूरा विश्व आज मंदी के कगार पर है। खुद अमेरिका में अभूतपूर्व मंदी के आसार दिख रहे हैं। मूल्यों के दाम विश्वव्यापी बढ़ रहे हैं और आम लोगों का जीना आने वाले समय में और मुश्किल हो सकता है अगर ये युद्ध लंबा खींचा। तो सियासतदान भारत में क्या कह रहे हैं, किस पार्टी से कौन से नेता ने क्या कहा, यह सब कुछ आपके सामने हमने रख दिया। अब जरा ईद की बात, क्योंकि ईद की उमंग, सियासी रंग कैसे। पूरा देश आज ईद मना रहा है। आज लोगों ने ईद की नमाज अदा की, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, गले लगे और भाईचारे का संदेश दिया। इन सब के बीच ईद पर सियासी सेवैयां भी पकी हैं। अब आपको हम यहां भी ले चलेंगे। ममता बनर्जी की तस्वीर हमने क्यों दिखाई, चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए जरा, हम देख लेते हैं कि ईद की खूबसूरत जो तस्वीर आ रही है, पहले आप सभी के सामने रख देते हैं, फिर इसमें सियासी छौंका कैसे लगा ये भी बताएंगे। कैसे लोगों ने नमाज अदा की, बच्चों ने दुआएं की, ये देखिए। मुबारक, आज ईद मुबारक। और ईद पर बॉलीवुड के दबंग अपने चाहने वालों को शुभकामनाएं देने जरूर सामने आते हैं। इस बार भी आए, वो अपने पिता सलीम खान के साथ दिखे। कुछ दिनों पहले सलीम खान बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब वो स्वस्थ हैं और पूरे परिवार के साथ ईद मना रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने।
ईद पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भाईचारे की एक मिसाल भी नजर आई। हिंदू मुस्लिम एकता समिति ने नमाजियों पर फूल बरसाए हैं, जिसकी तस्वीरें सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खामोशा दीवा बड़ वाली मस्जिद में आज के से 1 बजे तक लगाया जाएगा। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत ईद के मौके पर कई जगहों पर इजराइल और अमेरिका को लेकर नाराजगी भी जाहिर की गई। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों ने नारेबाजी की। सुनिए। तो लखनऊ में इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हुई तो उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शिया मस्जिद में भी लोगों ने विरोध किया। अयातुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के विरोध में लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। और इस बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के मीर आलम ईदगाह में ईद मनाते दिखे। उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया और लोगों को शुभकामनाएं दी। हैदराबाद की बारी है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के हजरत बल दरगाह पर नमाज अदा की। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन ने भी ईद की नमाज अदा की और लोगों से गले मिले, शुभकामनाएं दी। अभी नहीं हुआ कुछ और तो आपके यहाँ से लड़का। उधर बिहार की राजधानी पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईद के मौके पर फुलवारी शरीफ और पटना सिटी के दरगाह पर पहुंचे। ये तस्वीरें। दवाइयां खाते हुए नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। पिता की जगह बेटे निशांत इस कार्यक्रम में पहुंचे। तो गांधी मैदान में ईद कार्यक्रम में निशांत 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार नहीं दिखे और निशांत वहां पर नजर आए। ये तस्वीरें हमने आपको दिखा दी थी, लेकिन अब लखनऊ की तस्वीर देख रहे हैं जहां ऐशबाग ईदगाह पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिखाई दिए। वहां मंच पर बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद थे। ये भी एक आपसी सौहार्द। हम सब मिलकर के चलने का संकल्प लेते हैं। बाहर एक दूसरे की खिलाफत करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक साथ नजर आए। ये तो बात हो गई। अब जरा आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल और उसको अपडेट और तस्वीरें दिखाने के लिए इस हिस्से में आपको हम लिए आ रहे हैं, क्योंकि जहां चुनाव है जाहिर है वहां तनाव भी है, और लेकिन ईद पर सियासी सेवैयां पकेंगी। बाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जगह पर ईद की नमाज अदा की गई, लेकिन हुमायूं कबीर गायब रहे। कमाल की बात है। उधर कोलकाता में ममता बनर्जी रेड रोड ईद के कार्यक्रम में शामिल हुई। उनका अंदाज त्योहार वाला था, लेकिन निशाना एकदम सियासी। ये देखिए, आपने गौर किया, ममता बनर्जी आमतौर पर नॉर्मल साड़ी में रहती हैं, लेकिन आज सर ढका हुआ है। इसमें भी एक मैसेज लोग मान रहे हैं। अब हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बारिश या मौसम की वजह से ऐसा, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल है।
उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के काली घाट पर पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीरें ये रही। तो बंगाल में ईद का त्योहार जो है, या ईद कैसे चुनावी रंग में रंग गई, समझते हैं, समझिए जरा। ईद के मौके पर पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा बहुत हाई है और ममता बनर्जी कोलकाता में ईद के कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम कोलकाता रेड रोड आयोजित वहां पर किया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहां लोगों को संबोधित किया और एसआईआर को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साध दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में बदलाव हो रहा है और बीजेपी लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। कार्यक्रम में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। दूसरी ओर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने कालीघाट में पूजा अर्चना की। शुभेंदु ने ममता बनर्जी की ईद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो नमाज पढ़ रही है और मैं पूजा कर रहा हूं। शुभेंदु ने ममता बनर्जी को मुस्लिम लीग 2 का प्रतिनिधि बता दिया। इसी बीच मुर्शिदाबाद से हुमायूं कबीर की मोर्चाबंदी की खबर आई और यहां प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जगह पर नमाज अता की गई। लेकिन दिलचस्प ये कि नमाज में हुमायूं कबीर मौजूद नहीं रहे, गायब रहे। लेकिन दिलचस्प, जैसा कि आपको बताया, वाकई लोग इसको लेकर सवाल कर रहे हैं, कहां हैं हुमायूं कबीर। अब सुनते हैं ममता बनर्जी ने ईद की नमाज के बाद लोगों को क्या कहा और फिर शुभेंदु अधिकारी ने कालीघाट पर पूजा करके क्या पलटवार किया। इसको ये आज कलकत्ता से दिल्ली से आज सुप्रीम कोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट से पूरा दोहराया, लेकिन तब भी हम आशा रखते हैं कि लोगों को इज्जत रखता हो। अगर कोई भी आप लोगों के पास नहीं है और कम्युनिटी का साथ और कास्ट का साथ और फिट करना, आपको ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। ममता बनर्जी तो मुस्लिम नहीं है, खुद बोलती है। उन्होंने नमाज में क्या कर रहा था रेड रोड में? मैं कालीघाट में, आज शनिवार है, माह का दिन है, मैं कालीघाट दर्शन कर रहा हूं, उन्होंने नमाज में जा रहा है। वो तो बता दिया मुस्लिम लीग 2 है टीएमसी। 10 लाख बेरोजगार नौजवान टोटो चला के अपने संसार पालन कर रहा है। इस सब के खिलाफ है, नारी सुरक्षित नहीं है। ये तो बात हो गई पश्चिम बंगाल की। अब उत्तर प्रदेश की बात, क्योंकि यूपी के मथुरा में हो गया बवाल। गोरक्ष बाबा, फरसा बाबा की मौत पर बवाल हो गया। आइए अपडेट करते हैं जानकारी जो उससे जुड़ी है। गोरक्ष बाबा की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद क्यों जमकर हंगामा हुआ, क्यों इस मौत में हत्या के आरोप लगने लगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब गोरक्ष बाबा की मौत के बाद हाईवे पर भारी भीड़ जमा हो गई। भारी संख्या में लोगों ने सड़क को घेर लिया, आक्रोशित थे, नारेबाजी कर रहे थे। 5 लाइसेंस मिल जाएंगे। विरोध प्रदर्शन की तस्वीर। 5 लाइसेंस मिल जाएंगे। तो फरसा बाबा, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उनके लिए। बाबा की मौत के बाद विरोध में पहले लोगों ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। काफी देर तक ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहा। सुनवा देते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं वहां पर, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन के बाद फिर से जोरदार हंगामा हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर धक्का मुक्की हुई। और फिर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों पर जमकर पत्थर चलाए गए और काफी देर तक बवाल ये होता रहा। तस्वीर। क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा था। इस पत्थरबाजी में पुलिस की कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। वहीं इसके साथ ही कई पुलिसकर्मी इसमें जख्मी भी हुए हैं। ये देखिए गाड़ियों के शीशे कैसे चकनाचूर हुए और ये पुलिस वाले चोटिल हुए। तो मौके पर हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को फिर से आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा, गोली छोड़ने पड़े। ताकत का इस्तेमाल करके पुलिस ने किसी तरह भीड़ को तितर बितर किया, हालात पर नियंत्रण पाया है। ये तस्वीर।
लेकिन यहां यह जानना जरूरी है कि यह सब कुछ क्यों हो रहा था, पूरा मामला है क्या। तो देखिए, मथुरा में गोरक्षक बाबा की मौत पर जमकर बवाल हुआ। ट्रक से कुचलने के बाद उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। आरोप लगा कि गो तस्करों ने उन्हें कुचलकर मार डाला है। उनके साथी के मुताबिक बाबा को एक ट्रक की सूचना मिली। खबर थी कि ट्रक में भरकर गोवंश लेकर जाए जा रहे हैं। इस पर फरसा बाबा ने 2 साथियों के साथ ट्रक का पीछा किया, ओवरटेक करके अपनी बाइक ट्रक के आगे लगा दी। इस दौरान ट्रक चालक ने रफ्तार बढ़ा दी और कुचलते हुए निकल गया। ट्रक से कुचलने की वजह से बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। यह खबर इलाके में फैल गई, जिससे भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। घटना पर गुस्साए लोगों ने पहले दिल्ली कोलकाता हाईवे जाम किया, फिर प्रदर्शन के दौरान ही पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और साथ ही पुलिसकर्मी भी घायल हुए। हालातों पर नियंत्रण के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पशु तस्करों पर हत्या के आरोप को लेकर जमकर बवाल हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर अलग दावा किया है। पुलिस के मुताबिक बाबा ने शक के आधार पर ट्रक की चेकिंग की। सुबह के समय कोहरा था, इसलिए पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस ने साफ किया है कि ट्रक में कोई गोवंश नहीं था, लेकिन बाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर बवाल जारी है। अब सुनिए चश्मदीद और मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार क्या कहते हैं। बड़े गोरक्षक जिन पर सभी गौ सेवकों को नाश था, उनका एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में निधन हो गया है और इसके पीछे यहाँ के गौ तस्करों का हाथ है। और वो गौ तस्कर प्रशासन की लापरवाही से अनवरत यहाँ गौ तस्करी का कार्य कर रहे हैं। महाराज जी के द्वारा उनको रोका जा रहा था और उन्होंने अपनी रोड़ा हटाते हुए आज महाराज जी का एक्सीडेंट कर दिया है। कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल गहना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की बात नहीं आई है। अब आपको बताते हैं कि इस मामले पर सियासत कैसे गर्म हो गई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्या कह रहे हैं। सीएम योगी ने स्वयं मामले का संज्ञान लिया, अफसरों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए। योगी ने कहा कोई भी दोषी अगर हो बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं सपा प्रमुख। अखिलेश ने भी मथुरा की घटना पर सवाल खड़े किए, कहा बीजेपी कहां तनाव ना पैदा कर दे ये सोचना है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य कह रहे हैं कि दुखद है कि ब्रज की धरती पर गोरक्षक की इस तरह जान चली गई। इस मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक, ये घटना है या सोची समझी साजिश है, जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अब धर्मगुरुओं का क्या इस पर कहना है, इस पूरे मामलों को लेकर, और नेताओं का भी, दोनों को सुनवाते हैं। सुनिए। कहा जाता है कि यही गौरक्षक सरकार है, लेकिन गौरक्षकों के ऊपर ही सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। फरसा बाबा जी, उनके ऊपर दो हत्यारों ने ट्रक चढ़ा दिए, उनका प्राण ही चला गया। इसी तरह से जगह जगह जो भी गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा हो रहा है, उसके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लादे जा रहे हैं। उससे पहले वाराणसी में हुई, उससे पहले गोरखपुर में हुई, तो ये तो सिलसिला उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है। बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या कानपुर में नहीं एक बेटी की हत्या हुई, लखनऊ में नहीं हत्या हो रही, गोरखपुर में नहीं मारा गया, क्या वाराणसी काशी में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में नहीं मारा गया, हत्या हुई। और अब मथुरा में सुनने को मिल रहा है। जब पुलिस से काम दूसरा लोगे, आप पुलिस से आप ये काम लोगे कि पॉलिटिकल लोगों को परेशान करो, पॉलिटिकल लोगों पे मुद्दे में लगाओ, तो पुलिस आराम से सोएगी। जिस तरह उन्होंने हत्या को अंजाम दिया है ये बहुत दुखद है और ऐसे लोगों का इलाज उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि योगी का राज है और योगी के राज में अगर किसी गौ रक्षा को और किसी साधु संतों की हत्या का अंजाम देंगे तो ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे लोगों को तो सीधे फांसी होगा। हिंदुस्तान में, हिंदुओं के देश में अंग्रेजों के समय यह हुआ, गुलामी के समय यह हुआ, मुसलमानों के राज्य में, मुगलों के राज्य में यह हुआ। आज स्वतंत्र भारत में 78 साल से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। स्वतंत्र भारत में ऐसी घटना घटित होना
हिंदुओं के लिए बहुत ही शर्म की बात है। एक संघ परिवार की एक सोची समझी साजिश है कि सारे देश के अंदर एक तनावपूर्ण स्थिति बनाई जाए और धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जाए। और चलिए इसी के साथ भारत की बात बताता हूं मैं। आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। बने रहे, देखते रहे आप एनडीटीवी इंडिया, क्योंकि यहां खबरें लगातार जारी हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार, आभार।